चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम डायमेंशंस देखना स्टार्ट किया था हमने। डायमेंशंस अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 7। और सप्लीमेंट्री 2। नाम बोलिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और एसआई यूनिट क्या सेटअप की गई है इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की? मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडल। ये याद रखनी है ऑब्वियसली। इसके अलावा हमने दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की थी बेटा। नाम क्या उन दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के? क्या है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या डिफाइन की गई है? ऐसा यूनिट क्या डिफाइन की गई है? रेडियंस। बट कॉमनली यूज होने वाली यूनिट कौन सी है? डिग्रीज। तो डिग्रीज और रेडियंस में कन्वर्जन करना आना चाहिए आपको। डिग्रीज से रेडियन और रेडियन से डिग्रीज आता है। 180 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियंस? 5 रेडियंस। 90 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियंस? 5/2। 60 डिग्री 5/3। 45 डिग्री 5/4। 30 डिग्री हाँ 5/5। 5/6। 120 डिग्री 2π/3। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर्स में हो चुकी थी। सॉलिड एंगल की भी बात की थी हमने। यूनिट क्या डिफाइन की गई है सॉलिड एंगल की? स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। पर सॉलिड एंगल की ज्यादा बात करेंगे नहीं हम, वो ज्यादा फिलहाल यूज नहीं होने वाली। तो लास्ट लेक्चर में फिर हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो फेमिलियर हैं जिनसे आप की थी, उनकी डायमेंशंस। डायमेंशन की डेफिनेशन बोलिए। व्हाट इज डायमेंशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस? डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच fundamental physical quantities must be raised to express given physical quantity। याद कर ली? कितना रट्टा मारने को बोला है? स्टार्टिंग फ्रॉम एरिया टिल प्रेशर। एरिया से प्रेशर के बीच में बोलिए जल्दी। एरिया की डायमेंशन, एरिया की L², वॉल्यूम की L³, डेंसिटी की ml-3, फिर स्पीड LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स mlt-2, मोमेंटम mlt-1, फिर वर्क ml2t-2, एनर्जी ml2t-2, सेम एज वर्क। पावर ml2t-3, एंड फाइनली प्रेशर ml-1t-2। ये सारी बातें हो चुकी है बेटा। इतना रट्टा मारना है। बाकी कुछ अननोन है हमारे लिए। कोई फिजिकल क्वांटिटी, नई फिजिकल क्वांटिटी है, बट उसका फॉर्मूला हमें आता है, तो वो भी हमने कल निकाले थे बेटा। कुछ निकाले थे ना? कैपिटल आर की निकाली थी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, बाय यूजिंग द फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वहां पर कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज हुई थी? 5। वहां एमएलटी तो यूज हुआ ही था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी यूज हुआ था, मोल एंड टेम्परेचर भी यूज हुआ था उसको डिफाइन करने में, कैपिटल आर को डिफाइन करने में। उसके अलावा हमने करंट वगैरह की भी की थी। करंट रेजिस्टेंस की कर ली थी ना? करंट रेजिस्टेंस की कर ली थी। और
एक बहुत स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो भी कर ली थी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए आज की क्लास डिवोटेड है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और बेटा ये जो हम सीखने वाले हैं आज, ये पूरे 2 साल आपके साथ चलेगा, और केवल 2 साल नहीं, आप आगे भी पढ़ाई करेंगे जो भी, उसमें भी आपके साथ ये चलता रहेगा। जो भी आज हम सीखने वाले हैं, जो भी साइंस की स्टडी आप करेंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उसमें ये आपको यूज होता रहेगा लगातार। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। होमो वर्ड का मतलब जानते हैं, सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, जरा इसको देखें। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि कब आप फिजिकल क्वांटिटीज के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, या क्या वैलिड है या क्या वैलिड नहीं है। तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, फॉर एग्जांपल ए, कैपिटल ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने कोई इक्वेशन है, इसमें ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, बी भी फिजिकल क्वांटिटी है, सी भी फिजिकल क्वांटिटी है, और डी भी फिजिकल क्वांटिटी। यहां केवल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहां फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ओनली नंबर्स एंड फिजिकल क्वांटिटी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिकल इक्वेशन एंड फिजिकल इक्वेशन। मैथमेटिक्स में भी इक्वेशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस होंगी वो स्लाइटली अलग हैं मैथमेटिक्स की इक्वेशन से। अलग किस मामले में? मैथमेटिक्स में हम केवल नंबर्स में डील कर रहे होते हैं, बट फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज से डील कर रहे होते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज केवल नंबर नहीं होते हैं। केवल नंबर होते हैं क्या फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज केवल नंबर नहीं होते हैं। नंबर के साथ यूनिट भी होती है, डायमेंशन भी होती है उसकी। जैसे मैं बोल रहा हूं 5 मीटर, तो 5 मीटर केवल एक नंबर नहीं है ना, 5 मीटर, उसके साथ यूनिट भी है उसकी। 5 मीटर का मतलब 1 मीटर का 5 गुना। मैं बोल रहा हूं 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड केवल एक नंबर नहीं है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये अंतर हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई इक्वेशन लिखी है आपके सामने, फिजिकल इक्वेशन, नॉट मैथमेटिकल इक्वेशन, आपके सामने कोई फिजिकल इक्वेशन लिखी हुई है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, वेर ए बी सी एंड डी आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहली बात जो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो ये बोलता है कि ए और बी में एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। इन दो चीजों को हम ऐड कर रहे हैं, इन दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं। हम इनको तभी और तभी ऐड कर सकते हैं जब इन दोनों की डायमेंशन सेम हो। क्या आप लेंथ को टाइम के साथ ऐड कर सकते हैं? क्या ये कोई सेंस बनाएगा? 10 मीटर प्लस 5 सेकेंड, क्या इस बात की कोई सेंस है, कोई मतलब है इस बात का? आप 10 मीटर को 5 सेकेंड के साथ ऐड कर सकते हैं क्या? अच्छा, क्या आप 10 और 5 को ऐड कर सकते हैं? 10 प्लस 5 बोलता मैं, तो क्या ये कोई सेंस बना रहा है? बिल्कुल ये सेंस बना रहा है। लेकिन 10 मीटर प्लस 5 सेकेंड कोई सेंस बना रहा है क्या? नहीं। अच्छा, 10 मीटर प्लस 5 इंचेस, क्या ये कोई सेंस बनाएगा? अब
मैं आपको अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं साथ में यूनिट्स और डायमेंशन में। मीटर भी लेंथ की यूनिट है, इंचेस भी लेंथ की यूनिट है, लेकिन अलग अलग यूनिट्स हैं। क्या मैं 10 मीटर को 5 इंचेस के साथ ऐड कर सकता हूं? कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि दोनों, इन दोनों की क्या सेम है? डायमेंशन। यूनिट सेम नहीं है दोनों की। यहां मीटर यूनिट है, यहां इंचेस यूनिट है, लेकिन क्या सेम है दोनों की? डायमेंशन। किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कुछ भी हो, डायमेंशन चेंज नहीं होने वाली ना, डायमेंशन नहीं बदलने वाली। भाई एरिया की डायमेंशन L2 है, L की पावर 2 है, उसकी यूनिट अलग अलग हो सकती है। मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट हो सकती है, इंचेस का स्क्वायर भी उसकी यूनिट हो सकती है। तो एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स बहुत सारी हो सकती हैं, बट डायमेंशन सेम रहेगी हमेशा। तो बेटा ये सेंस बना रहा है नहीं बना रहा है? 10 मीटर प्लस 5 इंचेस सेंस बना रहा है नहीं बना रहा है? तो दो फिजिकल क्वांटिटीज को कब मैं ऐड कर सकता हूं? क्या उनकी यूनिट सेम होना जरूरी है? नहीं, यूनिट अलग होगी, यूनिट अलग भी हो सकती है, लेकिन क्या सेम होना मस्ट है? डायमेंशन। वहीं जब ये इक्वल टू साइन आया, यहां 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखा रहा हूं बेटा, मैं 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखा रहा हूं इस इक्वेशन में। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन का है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन इक्वालिटी का है। 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेटा इस सिंगल इक्वेशन में। आप कब दो क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं? जब उन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। आप कब दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जब उनकी डायमेंशन सेम होगी। आप कब दो चीजों को इक्वेट कर सकते हैं? जब उनकी डायमेंशन सेम होगी। इक्वेट भी तभी कर सकते हैं। क्या 10 सेकेंड इक्वल टू 5 मीटर इक्वल टू 10 मीटर? क्या ये बात सही है कि भाई या 5 मीटर इक्वल टू 5 सेकेंड? क्या ये बोलना सही है? कोई मतलब नहीं है इस बात का। नंबर तो सेम है लेकिन दोनों जगह, तो क्या मैं इक्वेट नहीं कर सकता उनको? नहीं कर सकता। 5 को 5 से इक्वेट कर सकता हूं, लेकिन 5 मीटर को 5 सेकेंड से इक्वेट कर सकता हूं क्या? तो क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक सिंपल सी बात बोलता है, वी कैन ओनली ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। हम केवल उन क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। ये समझे क्या? वी कैन वी कैन वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट, we can add, subtract or equate physical quantities having same dimension. We can add, subtract or equate having physical quantities having same dimensions. जैसे क्या ये सेंसफुल है बताइए मुझे? 200 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, क्या ये सेंसफुल है? सेंसफुल है। क्यों सेंसफुल है? यूनिट तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है। भले ही यूनिट अलग अलग है, लेकिन डायमेंशन सेम है। दोनों की डायमेंशन क्या है बेटा? LT माइनस वन, LT माइनस वन। भले ही यूनिट यहाँ मीटर पर सेकेंड है या किलोमीटर पर आवर है, बट मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ।
समझे क्या? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये सिंपल सी बात बोलता है, वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। अगर मैं एक दूसरी इक्वेशन दिखाऊं, दूसरी इक्वेशन है कुछ P इंटू क्यू। इस बार P और Q क्या हो रहे हैं आपस में? मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई R। R भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R प्लस P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R प्लस S इंटू T इक्वल टू U। ठीक है, P Q R S T U सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्या P और Q की डायमेंशन सेम होना जरूरी है? दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या उनकी डायमेंशन सेम होना जरूरी है? नहीं, मल्टीप्लाई तो हो सकती है फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग डायमेंशन की भी। जैसे जैसे हम मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, मास की डायमेंशन अलग है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अलग है। या स्पीड में हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, वहां डिवीजन करते हैं। डिवीजन इज अ सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सिमिलर ऑपरेशन है ना, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर ऑपरेशन है। तो क्या यहाँ डायमेंशन ऑफ P और डायमेंशन ऑफ Q को सेम होना जरूरी है? क्या डायमेंशन ऑफ P और डायमेंशन ऑफ R को सेम होना जरूरी है? नहीं। क्या S और T की डायमेंशन को सेम होना जरूरी है? हाँ, नहीं। तो किन की डायमेंशंस को सेम होना जरूरी है बेटा? यहाँ मस्ट है। इस इन तीनों की मिला के जो डायमेंशन आएगी सिंगल ब्रैकेट के अंदर, जहां P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R है, ये जो डायमेंशन निकल के आएगी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ S इंटू टी, शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। अब इस बात को हम मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। इस इक्वेशन की डायमेंशनल इक्वेशन, इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। इस इक्वेशन की डायमेंशनल इक्वेशन लिखी जाएगी, डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d। dimension of a should be equal to dimension of b should be equal to dimension of c should be equal to dimension of d। अब आप बोलेंगे प्लस साइन इक्वल टू में क्यों बदल गया? ऐसा कुछ बदला नहीं है। ये ओरिजिनल इक्वेशन थी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच, और बाद में जो लिखी है वो उनके बीच की डायमेंशनल इक्वेशन है। ये क्या बेटा इस इक्वेशन की डायमेंशनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन थी a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। उस इक्वेशन की डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d। क्या इस इक्वेशन की डायमेंशनल इक्वेशन बताएंगे बेटा? इस इक्वेशन की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी? डायमेंशन ऑफ p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r should be equal to dimension of S into T should be equal to dimension of तो कंप्लीट करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, बट देयर इज नो सच लिमिटेशन इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लाई और डिवाइड होते वक्त फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होना जरूरी नहीं है। कब जरूरी है? कब जरूरी है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन या इक्वेट करते वक्त तब डायमेंशन सेम होना जरूरी है। ये समझ रहे हैं क्या? तो कंप्लीट करेंगे स्टेटमेंट को। वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, बट देयर इज
no such limitation, but there is no such limitation, but there is no such limitation in multiplication, and division. There is no such limitation in multiplication or division. There is no such limitation in multiplication or division. ये क्लियर है? We can add, subtract or equate physical quantities having same dimensions, but there is no such limitation in multiplication or division. ये पहला पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का. ये क्लियर है सबको? सेकेंड पार्ट पे बढ़ रहे हैं. सेकेंड पार्ट है related to some mathematical functions. तो कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हम पढ़ते हैं और वो इक्वेशंस में भी यूज होंगे बहुत बार. फिजिक्स केमिस्ट्री की इक्वेशंस में यूज होंगे बहुत बार. तो मैथमेटिकल फंक्शंस आपने देखे हैं, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन, कॉस, टैन, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे 2 रेज टू द पावर समथिंग, 5 रेज टू द पावर समथिंग, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. फिर होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉग पढ़ेंगे मैथ्स में हम जब टाइम आएगा, बट सुना है आपने लॉग ऑफ समथिंग, लॉगरिथमिक फंक्शन है. फिर होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस या पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे x की पावर 3, x की पावर 10, ये क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन. और एक होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. टोटल अगर हम बात करें जो हमारी 11th-12th क्लास की पढ़ाई है, इसमें टोटल 5 फंक्शन से हमें डील करना पड़ता है. 5 टाइप के फंक्शंस हैं और उनको याद रखने की ट्रिक है. ये उनको याद रखने की ट्रिक है, ये निमोनिक है उनको याद रखने का. 5 फंक्शंस से हमें डील करना पड़ता है. मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे इनको, 5 फंक्शंस को. पूरी पढ़ाई जो है इन्हीं फंक्शंस के आसपास घूमती रहती है मैथ्स की, बट फिजिक्स में भी हमें इनसे मतलब होगा. तो 5 टाइप के फंक्शंस जो हमारे कोर्स में है बेटा, आइलेट निमोनिक है 5 टाइप के फंक्शंस के लिए, आइलेट. और ये ऑर्डर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको पता चलेगा ये इसी ऑर्डर में क्यों लिखा गया है. ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई इन दिस निमोनिक समझते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में करते हैं ना हम चीजों को. तो आइलेट में आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 12th क्लास में पढ़ेंगे आप. एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए स्टैंड्स फॉर algebraic functions, T stands for trigonometric functions, and E stands for exponential function. हमारे कोर्स में इतने ही है. 11th-12th क्लास में टोटल कितने टाइप के फंक्शंस हैं? 5. केवल इन 5 फंक्शंस की पढ़ाई. मैथ्स में तो सभी पढ़ाई इन्हीं के आसपास घूमती रहेगी, बट फिजिक्स में भी हमको इनसे डील करना पड़ेगा. क्या है बेटा? आई किसके लिए स्टैंड कर रहा है? इनवर्स ट्रिगो. शक्ल जो नजर आती है इनकी, जैसे कभी आपने देखा है नहीं देखा, बट आगे देखेंगे हम. साइन इनवर्स, साइन के ऊपर -1 लगा दिया जाता है, पढ़ेंगे हम डिटेल में बाद में उनको. एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर
algebraic function. T stands for trigonometric function and E stands for exponential function. 5 टाइप के फंक्शन है बेटा. इसमें से एल्जेब्रिक को छोड़ के बाकियों को हम एक बार देखेंगे. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो हमें समझना है. तो दूसरा पार्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का बोलता है कोई भी फंक्शन क्या होता है ना बेटा, एक इनपुट होता है. जैसे x इनपुट होगा, उसको मैं फंक्शन में पुट करूंगा, फंक्शन के अंदर उसको पुट करूंगा. x एक नंबर होगा, तब आउटपुट मिलेगा कुछ y. यूजुअली x इनपुट के लिए यूज होता है और y आउटपुट के लिए यूज होता है. ये वेरिएबल्स हैं. x और y क्या हैं? वेरिएबल्स. वेरिएबल का मतलब होता है दे कैन एक्वायर डिफरेंट वैल्यूज. वेरिएबल वैल्यूज एक्वायर कर सकते हैं. जैसे x कभी 0 वैल्यू एक्वायर कर सकता है, कभी 1 वैल्यू एक्वायर कर सकता है, कभी -1 वैल्यू एक्वायर कर सकता है. अलग अलग वैल्यूज एक्वायर कर सकता है. अकॉर्डिंगली y भी अलग अलग वैल्यूज एक्वायर कर सकता है, बट y डिपेंड करेगा x पे. x को हम इनपुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तब हमें कुछ आउटपुट मिलेगा y. जैसे लिखा होगा y इज इक्वल टू साइन x. x is input, sin is function and y is. ये समझ रहे हैं? ये इक्वेशन लिखी हुई देखी है ना आपने पहले? ऐसे लिखी हुई देखी नहीं देखी 8th 9th 10th क्लास में? y is equal to sin x. x क्या है यहां पर? इनपुट. साइन क्या है ये? साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये. और y क्या है मेरा? आउटपुट. जैसे एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 2 की पावर x. ये भी एक फंक्शन है. कौन सा फंक्शन है ये? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको. जब वेरिएबल किसी नंबर की पावर में होता है तब उसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं. बहुत बार स्टूडेंट्स इन दो में कंफ्यूज होते हैं. ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं. ये वाले का नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल. ये वाले का नाम क्या है? एल्जेब्रिक. जब वेरिएबल बेस में हो और पावर में कांस्टेंट हो तब वो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा. और जब कांस्टेंट बेस में हो और वेरिएबल पावर में हो तब वो क्या होगा बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये इस बार ये इनपुट है, x इनपुट है, ये समथिंग रेज टू द पावर x, ये फंक्शन है मेरा, और y मेरा आउटपुट है. सिमिलरली y इज इक्वल टू log x. ये भी एक फंक्शन है बेटा. ये कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक. यहां x इनपुट है, log फंक्शन है और y आउटपुट है. सिमिलरली y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है इसको. भले ही आपने अभी पढ़ा नहीं होगा डिटेल में, बट बाद में देखेंगे हम इसको मैथ्स में डिटेल में 12th क्लास में. तो क्या बोलता है सेकंड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सेकंड पार्ट बोलता है बेटा कि इनपुट एंड आउटपुट of inverse trigonometric, logarithmic, trigonometric and exponential functions will always be dimensionless. अब ये एक नया वर्ड हम देख रहे हैं, डायमेंशनलेस. क्या मतलब होता है डायमेंशनलेस का? जरा इसको देखते हैं. डायमेंशनलेस कभी कभी फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होंगी या उनके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डायमेंशनलेस होंगे.
आप कुछ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज को जानते भी हैं, आपने पढ़ी है 8, 9, 10th में। तो जैसे एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी जो आप जानते हैं, एंगल जो कि एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी है। एंगल की डेफिनेशन याद है बेटा आपको? एंगल होता था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, याद है बेटा? आर्क लेंथ एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है। तो व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ एंगल बेटा? अगर मैं आपसे एंगल की डायमेंशन पूछूं तो एंगल की डायमेंशन होगी आर्क लेंथ की डायमेंशन अपॉन रेडियस की डायमेंशन। आर्क लेंथ की डायमेंशन L, रेडियस की डायमेंशन भी L, तो L भी गायब हो गया, M तो था ही नहीं पहले से, T तो था ही नहीं पहले से। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं इट इज M0 L0 E0। बाकियों को भी लिख सकता हूं 0 0 0, बट MLT काफी है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एंगल बेटा? इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कोई डायमेंशन नहीं है उसकी, बट क्या वो यूनिटलेस भी है? यूनिट होती है एंगल की, क्या यूनिट्स होती हैं? बल्कि एक नहीं बहुत सारी होती हैं। रेडियन, डिग्री, ये यूनिट है एंगल की। तो एंगल इज डायमेंशनलेस, एंगल इज डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस, डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस। ठीक हो गया? और कोई फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं जो डायमेंशनलेस है बेटा? हाँ, ये पढ़ी है आपने, सबने पढ़ी है। कौन सी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुना है कभी? ऑप्टिक्स चैप्टर था 8, 9, 10 में कभी, उसमें जरूर ये फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी होगी बेटा आपने। नाम क्या है उसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बहुत बार। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डेफिनेशन थी बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नहीं 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 सुना है कभी? सुना नहीं बेटा ये? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? लेटर म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ म्यू हो जाएगी डायमेंशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन डायमेंशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। भाई स्पीड तो स्पीड ही है, वही वैक्यूम में हो या मीडियम में हो, डायमेंशन तो उसकी LT-1 ही होगी। तो इट विल बी LT-1 अपॉन LT-1। L ने L को कट कर दिया, T ने T को कट कर दिया, तो क्या आ गई बेटा? ये भी M0 L0 T0। तो दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और मजे की बात है, इट इज ऑल्सो यूनिटलेस। क्या आपने कोई यूनिट पढ़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? केवल एक नंबर की फॉर्म में पढ़ा कि भाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, उसके बाद कुछ था नंबर के बाद? नहीं। मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट इट इज डायमेंशनलेस एज वेल एज यूनिटलेस। बट एंगल में क्या था बेटा? it was dimensionless but not unitless. But refractive index is an example which is dimensionless and unitless, dimensionless and unitless। क्लियर है सबको? मतलब फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हो सकती हैं जो डायमेंशनलेस हो बट यूनिटलेस ना हो, उनकी यूनिट हो। बट ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनकी ना डायमेंशन हो ना यूनिट, दोनों टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज पॉसिबल हैं। मतलब
अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, एवरी फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस इज ऑल्सो यूनिटलेस, क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से, क्या स्टेटमेंट? एवरी फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस इज ऑल्सो यूनिटलेस। सही है गलत है ये स्टेटमेंट? गलत है, गलत है ना? दोनों टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, दोनों टाइप की डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव यूनिट एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट, मे नॉट आल्सो हैव यूनिट। हो सकता है यूनिट उनकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये एक एक एग्जाम्पल है बेटा उनका, और भी एग्जाम्पल्स है बट अभी वो आपने पढ़े नहीं है, जब टाइम आएगा तब पढ़ेंगे कोर्स के साथ, जब आगे आगे जैसे हम सीखेंगे तब पढ़ेंगे कोर्स के साथ। बट फिलहाल ये दो फिजिकल क्वांटिटीज से आप फेमिलियर है बेटा। एंगल इज डायमेंशनलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो डायमेंशनलेस, बट एंगल इज not unitless, it has unit, but refractive index is unitless. So a dimensionless quantity may or may not be unitless. नोट करेंगे इस स्टेटमेंट को। a dimensionless quantity, a dimensionless quantity, a dimensionless quantity may or may not be unitless. A dimensionless quantity may or may not be unitless. ठीक है, तो वापस आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सेकंड पार्ट बोलता है कि इनपुट एंड आउटपुट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन will must be dimensionless। केवल कौन से फंक्शन छूट गए? एल्जेब्रिक फंक्शंस डायमेंशनलेस होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर इक्वेशन में आपको दिखा कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग, तो ये समथिंग क्या होगा? ये इनपुट है साइन फंक्शन का, तो इसको क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। साइन फंक्शन केवल नंबर्स पे ऑपरेट कर सकता है, नंबर्स या एंगल्स पे। एंगल भी डायमेंशनलेस होते हैं, समझ रहे हैं? मतलब ये लिखना सरासर गलत है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 10 सेकेंड। क्या इस बात का कोई मतलब है? नहीं। साइन फंक्शन के अंदर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही इनपुट दी जा सकती है, कोई डायमेंशन वाली क्वांटिटी इनपुट नहीं दी जा सकती। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 10 सेकेंड, दिस इज सेंसलेस। हाँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 10 वो ठीक है, या y इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री वो भी ठीक है, यूनिट हो सकती है, बट डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। किसकी? इनपुट एज वेल एज आउटपुट। जो आउटपुट भी देगा वो ये पूरा का पूरा साइन ऑफ समथिंग, समथिंग तो डायमेंशनलेस होना ही चाहिए, साइन ऑफ समथिंग भी क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। वो इनपुट भी एक नंबर लेगा और आउटपुट भी एक नंबर ही देगा, या इनपुट एक एंगल लेगा और आउटपुट एक नंबर देगा। तो सेकंड पार्ट क्या है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का? जैसे इक्वेशन लिखी होगी आपके सामने, y इज इक्वल टू ई कोई नंबर है, इसको यूलर्स कांस्टेंट बोला जाता है, 2.71 इसकी वैल्यू है, यूलर्स नंबर या नेपियर्स कांस्टेंट। e की पावर x या e की पावर मैं 3 मीटर लिख दूं, क्या इस बात का कोई सेंस है? नहीं। e की पावर 3 का सेंस है
बट ई की पावर 3 मीटर का कोई सेंस नहीं है, ये रॉन्ग है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट एज वेल एज उसका आउटपुट क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट एंड आउटपुट क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट एंड आउटपुट क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का इनपुट एंड आउटपुट भी क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। केवल किस टाइप के फंक्शंस में डायमेंशन वाली क्वांटिटीज हो सकती हैं? एलजेब्रिक। जैसे ये सब एलजेब्रिक इक्वेशन थी ना। पावर रेज हो सकती है वेरिएबल की, 2 पावर 3 पावर, रूट हो सकता है, डिनोमिनेटर में आ सकता है, वो डिनोमिनेटर में आना मतलब टू द पावर -1। पावर रेज हो सकती है, लेकिन वो वेरिएबल किसी नंबर की पावर में नहीं हो सकता अगर उसकी डायमेंशन है तो। अगर किसी नंबर की पावर में क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा? डायमेंशनलेस। या साइन के अंदर वो क्वांटिटी है तो उस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा? डायमेंशनलेस। तो अगला स्टेटमेंट लिखिए बेटा। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट है इनपुट एंड आउटपुट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ शॉर्ट फॉर्म है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनपुट एंड आउटपुट ऑफ आईटीएफ लॉग ट्रिगो एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस must be what? Dimension must be dimensionless. Input and output of ITF logarithmic, trigonometric and exponential functions must be dimensionless. दो इंपॉर्टेंट बातें की बेटा हमने। प्रिंसिपल होमोजेनिटी के दो पार्ट। पहला पार्ट क्या है? ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी added, subtracted or equated having same dimension. However, there is no such limitation in multiplication or division. पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ITF, logarithmic, trigonometric and exponential functions must be dimensionless. बैठ गए बेटा? ये दिमाग में बात क्वेश्चंस के थ्रू और करेंगे इस बात को हम, इन दोनों बातों को और देखेंगे डिटेल में क्वेश्चंस के थ्रू। बट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज बहुत जगह किया जाता है। तो यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्वेश्चंस पे आएंगे हम, बट उससे पहले कुछ यूजेस कर लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज देखते हैं। हाँ, if it is unitless then it must be dimensionless, but if it is dimensionless it may or may not be unitless. बट अगर यूनिटलेस है तो पक्का क्या होगी वो? डायमेंशनलेस, प्योरली डायमेंशनलेस। लेकिन अगर डायमेंशनलेस है तो यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना सीखेंगे बेटा हम, कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे। पहला है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करना। बेटा यूनिट कन्वर्जन अगर हो भी जाए तो क्या चेंज नहीं होगी फिजिकल क्वांटिटी की? डायमेंशन। तो यूनिट बदल सकती है, नहीं क्या नहीं बदल सकती? डायमेंशन। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स लें इसको समझने के लिए। पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं स्पीड का। स्पीड को देखें बेटा, स्पीड की डायमेंशन जानते हैं। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ स्पीड? LT -1। डायमेंशन ऑफ स्पीड इज LT
-1। अब मैं दो अलग अलग यूनिट्स लिख रहा हूं इसकी अलग अलग सिस्टम्स में। एक है एसआई सिस्टम में। डायमेंशन से यूनिट कैसे लिखते हैं? आपको डायमेंशन पता है, मतलब एल न्यूमरेटर में और टी डिनोमिनेटर में है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? एल की जगह एसआई यूनिट ऑफ लेंथ डालेंगे और टी की जगह एसआई यूनिट ऑफ टाइम डालेंगे। तो एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। यूनिट में हम डिनोमिनेटर दिखाते हैं, डायमेंशन में केवल पावर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बट यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हैं बेटा आप। वहीं इसकी एक डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली यूनिट, एक कॉमन यूनिट है, एक कॉमन यूनिट है बेटा इसकी, कॉमन यूनिट है इसकी, आप जानते होंगे, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। सुना है बेटा सबने? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर लेंथ की यूनिट होती है, आवर टाइम की एक यूनिट है। तो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली एक यूनिट है किलोमीटर पर आवर। दो अलग अलग यूनिट्स हो गई बेटा। क्या हो गई दो अलग अलग यूनिट्स? मीटर पर सेकेंड और दूसरी यूनिट क्या हो गई? किलोमीटर पर आवर। अलग अलग यूनिट्स हैं लेकिन क्या सेम है उनकी? डायमेंशन। तो अगर आपको डायमेंशन याद होगी तो आप अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट पता कर सकते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की। तो जल्दी से इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे, इन दोनों यूनिट्स के बीच का। और शायद आपने पहले निकाला भी होगा। आता है क्या? मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में रिलेशन। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूं किलोमीटर पर आवर से, 1 किलोमीटर पर आवर इज हाउ मच मीटर पर सेकेंड। पता लगाना है मुझे, कुछ नहीं, एक एक करके कन्वर्ट करते जाइए। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। किलोमीटर को कितने मीटर लिख सकता हूं? 1000 मीटर। किलो का मतलब ही होता है 1000, तो 1000 मीटर। और आवर की जगह कितना सेकेंड में कन्वर्ट करना है मुझे? 3600। पता है एक मिनट में 60 सेकेंड, एक आवर में 60 मिनट्स, तो एक आवर में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। ये था क्या? 1 किलोमीटर पर आवर। तो दो जीरोस कैंसिल हुए, 5 जा 18 जा, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट बेटा? 5/18 मीटर पर सेकेंड। रट्टा मार के याद रखना है, याद रखना है इसको हमेशा के लिए, आगे भी यूज होगा। 1 किलोमीटर पर आवर इज हाउ मच मीटर पर सेकेंड? 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अगली फिजिकल क्वांटिटी जिसके यूनिट कन्वर्जन की मुझे बात करनी है बेटा, वो है फोर्स। फोर्स की तरह बात करते हैं। क्या आप जानते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है? डायमेंशन ऑफ फोर्स बताइए बेटा मुझे। रट्टा मारा होना चाहिए। क्या है? MLT -2, M1 L1 T -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्या आप इसकी SI यूनिट बता सकते हैं मुझे? न्यूटन नहीं, न्यूटन नाम नहीं लेंगे, न्यूटन नाम पहले से दे दिया गया था। बट SI यूनिट जब मैं पूछ रहा हूं अब आपको, तो आपको केजी मीटर सेकंड में बतानी है बातें, समझ रहे हैं? न्यूटन तो स्पेशल नाम दे दिया गया था, बट SI यूनिट जब मैं पूछ रहा हूं तो इसकी SI यूनिट बोलिए बेटा। SI यूनिट इसकी हो जाएगी, मीटर की जगह क्या रख दूंगा? सॉरी, M की जगह मास की यूनिट केजी, लेंथ की जगह, L की जगह लेंथ की यूनिट क्या? मीटर, और टाइम की जगह सेकंड डिनोमिनेटर में आएगा सेकंड स्क्वायर। इसको स्पेशल नाम दे दिया गया था केजी मीटर पर सेकंड को, पहले से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को पहले से क्या स्पेशल नाम दिया गया था? न्यूटन। तो दिस इज 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन। ये इसकी ऐसा यूनिट है बेटा। इसकी सीजीएस यूनिट, इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस समझते हैं? सीजीएस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। प्लीज बोलना शुरू करिए बेटा इसकी सीजीएस यूनिट। तो भाई एम की जगह मास की यूनिट डालेंगे, और मास की यूनिट क्या है सिस्टम में? ग्राम।
एल की जगह लेंथ की यूनिट डालेंगे, क्या लेंथ की यूनिट, सेंटीमीटर, और डिनोमिनेटर में टाइम की जगह सेकंड, वो तो सेकंड ही है यहाँ भी, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी एक स्पेशल नाम दिया गया बेटा, इसको बोला जाता है डाइन। क्या नाम है इसका स्पेशल, डाइन, पहले से दिया गया है सीजीएस यूनिट का स्पेशल नाम। तो ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट क्या है बेटा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिलेशन फाइंड करना आता हूं दोनों में। बड़ी यूनिट कौन सी होगी पक्का, ऐसा यूनिट बड़ी दिख रही है, तो जल्दी से इसकी 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन, ये पता लगाना है मुझे, कुछ नहीं। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। केजी को कितना, 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम, मीटर में कितने सेंटीमीटर ना, मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 ना, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। सेकंड को तो छेड़ना ही नहीं है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को अलग कर दूं तो कितना नंबर बचा, 10⁵। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, डाइन। तो क्या रिलेशन आ गया न्यूटन और डाइन में बेटा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵। रट्टा मार के याद रखना है हमेशा के लिए, ये भी याद रखना है, चलो इस चैप्टर के लिए नहीं, ये आगे के लिए भी ये भी याद रखना है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन। अगली लें, अगली फिजिकल क्वांटिटी का नाम है एनर्जी। जानते हैं एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन ml/2T-2। प्लीज डायमेंशन बोलेंगे बेटा उसकी, सॉरी यूनिट बोलेंगे, ऐसा यूनिट, स्पेशल नाम नहीं, स्पेशल नाम नहीं, पहले डायमेंशन से यूनिट निकाल पाएंगे क्या, ऐसा यूनिट एनर्जी की, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका स्पेशल नाम क्या होता है, जूल, बट पहले आपको केजी मीटर और सेकंड में निकालना आना चाहिए। तो अगली है एनर्जी। तो एनर्जी की एसआई सॉरी डायमेंशन होती है ml/2T-2, ml/2T-2। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट इज व्हाट, एसआई यूनिट इज 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका नाम क्या दिया जाता है, जूल, बट इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है। कोई बोलेगा बेटा पहले इसकी सीजीएस यूनिट, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका स्पेशल नाम क्या दिया जाता है पता है आपको, हाँ क्या, कैलोरी, नहीं, ERG, नहीं सुना, अर्ग, सुना नहीं इससे पहले कभी अर्ग, कितने लोगों ने नहीं सुना इससे पहले अर्ग, अर्ग, ERG, अर्ग, क्या बात कर रहे हैं, बोर्ड में नहीं है ये, हाँ कभी नहीं सुना इससे पहले अर्ग, अच्छा तो आप सुन लिया। तो सीजीएस यूनिट का क्या स्पेशल नाम है, अर्ग, ERG। अब आप सोच रहे होंगे ERG आया कहां से, इसका नाम है क्या ERG, जैसे जूल तो नाम है साइंटिस्ट का, न्यूटन तो नाम है साइंटिस्ट का, ERG कहां से आया पता है किसी को, हाँ, सीजीएस यूनिट का नाम क्या दिया गया है, अर्ग।
ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ना लिख के मैं केवल अर्ग भी लिख सकता हूं। अर्ग आया कहां से पता है? कोई साइंटिस्ट के नाम से आया है क्या? अगर आप ध्यान से देखें, अर्ग आया कहां से? सामने दिख रहा है इसलिए पूछ रहा हूं। अर्ग आया कहां से? यहां से आया है। एनर्जी के 3 अल्फाबेट्स उठा लिए और उसको यूनिट का नाम दे दिया। एनर्जी वर्ड जो है उसमें से ई उठा लिया, आर उठा लिया और जी उठा लिया और उसको नया वर्ड बोल दिया, नया यूनिट का नाम दे दिया, क्या? अर्ग। क्लियर है? तो जल्दी से मुझे बता दीजिए 1 जूल इज हाउ मेनी अर्ग? निकालिए अपने हाथों से, 1 जूल इज हाउ मेनी अर्ग? क्या करना होगा? जूल की हर इंडिविजुअल यूनिट को अर्ग की इंडिविजुअल यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। मतलब मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में, और देखते हैं कितनी पावर जनरेट होती है बेटा। करिए अपने हाथों से, क्या आ रहा है? 10 की पावर 7 आया। हाँ, 10 की पावर 7 आया क्या? करेक्ट है। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कैन बी रिटन इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। अब मीटर स्क्वायर है बेटा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर 2 होगा, बट उसका स्क्वायर है तो 10 की पावर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड के साथ तो छेड़खानी करनी नहीं है हमको, सेकंड तो एज इट इज बचा रहेगा। तो कितनी पावर हो गई बेटा यहाँ? 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 मिलके क्या हो गया? 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरे को अर्ग बोला था हमने, और ये क्या था बेटा? जूल। तो क्या रिलेशन आ गया यहां से? 1 जूल इज हाउ मच? 10 की पावर 7 अर्ग। याद रखना है। याद रखना है, ठीक है? एक और एग्जांपल कर लें। अगली क्वांटिटी है पावर। पावर की ऐसा यूनिट जानते हैं? हाँ, स्पेशल नाम उसका वॉट है। स्पेशल नाम क्या है उसका? वॉट। डायमेंशन क्या होती है पावर की? एम एल टू टी माइनस 3। तो वॉट को एक्सप्रेस करिए केजी मीटर और सेकंड में। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। कर सकते हैं ना? इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? उसी की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट, वो सॉरी, पावर की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। बट सीजीएस यूनिट को कुछ नाम नहीं दिया जाता, उसकी कोई नाम नहीं दिया जाता सीजीएस यूनिट, इसलिए उसका कन्वर्जन वगैरह नहीं करेंगे हम। लेकिन आपको पता होना चाहिए पावर की डायमेंशन होती क्या है। पावर की डायमेंशन इज ml2p-3। तो एसआई यूनिट हो जाएगी उसकी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। इसे वॉट भी बोला जाता है। और सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। इसे कुछ नहीं बोला जाता, कुछ स्पेशल नाम नहीं दिया जाता। हर किसी को नाम देना जरूरी नहीं है ना, ठीक है? बढ़ो आगे। तो ये था पहला यूज डायमेंशनल एनालिसिस का, डायमेंशन की नॉलेज का पहला यूज, कन्वर्जन ऑफ वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर सिस्टम ऑफ यूनिट हम बदल भी देंगे तो क्या नहीं बदलने वाला है? डायमेंशन। डायमेंशन वही रहने वाली है।
सिस्टम ऑफ यूनिट भले ही बदल जाए पर डायमेंशन नहीं बदलने वाली, तो इस बात का फायदा उठा के हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। पहला था कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, दूसरा है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने कोई फॉर्मूला आता है, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला आता है, और बेटा ये ऑब्जेक्टिव सवालों में बड़ा यूज होती है ये टेक्निक। अगर किसी फॉर्मूले में डायमेंशन मैच नहीं कर रही हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वायलेट हो रहा है, तो वो इक्वेशन पक्का गलत होगी, श्योरली गलत होनी चाहिए वो इक्वेशन। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? हम केवल किन चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं जो सेम डायमेंशन के हो। जैसे मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं बेटा, देखा है आपने फॉर्मूला, जानते हैं ये फॉर्मूला है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A T²। देखा है बेटा इससे पहले फॉर्मूला कभी देखा है 8, 9, 10 क्लास में? S इज डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन क्या है उसकी? L। जब डायमेंशन पूछी तो यूनिट मत भूलिए, U इंटू टी। U इज इनिशियल स्पीड, डायमेंशन क्या होती है UT की? U की डायमेंशन क्या होती है? LT - 1। स्मॉल t इज टाइम, डायमेंशन उसकी कैपिटल T। हाफ इज अ नंबर, इट इज dimensionless, numbers are dimensionless। A is acceleration, dimension पता है उसकी LT - 2, and T is again time। तो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? चेक करें। अच्छा मैं कुछ चेंज कर देता, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए डायमेंशन ऑफ S शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ UT शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ AT। होना चाहिए ना बेटा? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ S? L। डायमेंशन ऑफ UT हो जाएगा डायमेंशन ऑफ U इंटू डायमेंशन ऑफ T, LT -1 इंटू T। डायमेंशन ऑफ हाफ AT, हाफ तो डायमेंशन लेस है, A की डायमेंशन LT -2 और T की डायमेंशन T। तो यह आ गया L इज इक्वल टू LT -1। ये क्या हो गया? गलत हो गया ना, तो L के बराबर है, लेकिन वो LT -1 के बराबर तो नहीं है। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली रॉन्ग, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ये। A formula which violates principle of homogeneity is dimensionally wrong, and that formula will surely be wrong। वो फॉर्मूला पक्का गलत है। अगर कोई फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वायलेट कर दे रहा है तो फॉर्मूला पक्का गलत है, श्योरली गलत है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? जैसे वर्क जानते हैं, ठीक है, वर्क, या फिर एक चीज एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम।
आपके सामने इक्वेशन लिख दी मैंने, W इज इक्वल टू E प्लस PV। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है? चेक करिए, बताइए। तो डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है? तो डायमेंशन चेक करनी पड़ेंगी हर किसी की हमको। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ वर्क शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पीवी। चेक करें एक एक करके। डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होती है? ml 2T-2। डायमेंशन ऑफ एनर्जी भी ml2T-2 होती है। क्या डायमेंशन ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी उसको मैच कर पा रही है? इट विल बी डायमेंशन ऑफ प्रेशर इनटू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर बेटा? ml-1T-2 multiplied by dimension of volume. What is dimension of volume? L⁻3। ये कंबाइन होके क्या बन गया? ml2T-2। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। दिस इक्वेशन वाज डायमेंशनली रॉन्ग, बट ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली क्या है बेटा? करेक्ट है। समझे? एक और लिखूं? लिखूं क्या? एनर्जी इज इक्वल टू 2π² F² A² म्यू लैम्डा। अब इसमें से कुछ चीजें आपको अननोन होंगी। E स्टैंडिंग फॉर एनर्जी, 2π² तो नंबर दें। F इज बेटा फ्रीक्वेंसी, जानते हैं फ्रीक्वेंसी को? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कोई बताएगा मुझे? T-1 पढ़ा है इससे पहले फ्रीक्वेंसी, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। बट फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, 1/टाइम पीरियड होता है ना फ्रीक्वेंसी, पता है? हर्ट्ज यूनिट होती है। डायमेंशन उसकी क्या होगी? T-1। A इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड होता है डिस्टेंस कवर्ड इन वन, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। पढ़ा है ना वेव्स में? 8 9 10 एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट अ लेंथ। डायमेंशन पता है एम्पलीट्यूड की? केवल एम्पलीट्यूड की एल। म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है? ये मास पर यूनिट लेंथ है। म्यू इज स्टैंडिंग फॉर मास पर यूनिट लेंथ। इसको लीनियर डेंसिटी भी बोला जाता है। एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ। ये एक्चुअली में एक फॉर्मूला है, हम पढ़ेंगे बाद में वेव्स में, अभी आएगा। बट अभी फिलहाल चेक करिए ये डायमेंशनली राइट है या रॉन्ग है? डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली गलत है? उसके लिए ई की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू इस पूरे की डायमेंशन। इस पूरे की डायमेंशन में कौन कौन सी चीजें गायब हो जाएंगी? 2 और π², वो तो नंबर दें। बाकियों का चेक करिए बेटा, RHS में पुट करिए, देखें मैच करती है नहीं करती है LHS और RHS की डायमेंशन। मैच करती है या नहीं करती है LHS RHS की डायमेंशन? बेटा चेक करिए, LHS RHS की डायमेंशन मैच करती है या नहीं करती है? बेटा मैच कर रही है नहीं कर रही है LHS RHS की डायमेंशन? कर रही है ना? अपने हाथों से करिए। LHS में तो है एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन हमें आती है ml2T-2। RHS में है 2π² F² A² म्यू लैम्डा। इसकी डायमेंशन निकालना शुरू करें अगर,
इसकी डायमेंशन निकालना शुरू करें बेटा। हाँ, इसके डायमेंशन 2 पाई स्क्वायर तो गायब हो गया। फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर की डायमेंशन t⁻⁻1 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, ml-1, और लेमडा की डायमेंशन लेंथ। तो देखें m की पावर में 1 आ गया, l में कितना हो गया, ये l-1 l की पावर 1 से कैंसिल हो गया, तो l में क्या आ गया स्क्वायर, और t में क्या आ गया बेटा -2। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, करेक्ट। बहुत बार हम ऑब्जेक्टिव सवालों में बेटा ये करेंगे कि डायमेंशंस चेक करेंगे, अगर अगर डायमेंशंस मैच नहीं की, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वायलेट हो गया, तो दैट फॉर्मूला विल बी रॉन्ग। नोट करेंगे इस बात को। इफ अ फॉर्मूला डज नॉट, if a formula violates principle of homogeneity, 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 then if a formula violates principle of homogeneity, then it will surely be wrong. If a formula violates principle of homogeneity, it will surely be wrong. क्लियर है, चलो कंटिन्यू करेंगे।